नमस्कार। पत्रिका टीवी के खास कार्यक्रम यूथ एंड सोल्जर भविष्य की संभावनाओं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। ये खास कार्यक्रम है हमारे देश के नौजवानों के लिए। वे नौजवान जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी कि भारतीय सशस्त्र सेना में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है कमीशन अधिकारी के रूप में भारतीय सशस्त्र सेनाओं में टेक्निकल एंट्रियों के बारे में। साथ ही इस कार्यक्रम में आप जानेंगे इस विषय से जुड़े आपके जहन में उठ रहे हर सवाल के बारे में। हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो चलिए अब आपको रूबरू करवाता हूं हमारे खास मेहमान कर्नल RS भंडारी से, जो आपको बताएंगे आखिर कैसे बन सकते हैं आप सेना में कमीशन अधिकारी और कैसे होती हैं टेक्निकल एंट्रियां। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्नल भंडारी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से हैं। वे 33 साल के सेना में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। लंबा अनुभव इनका है। इस दौरान वे प्रशिक्षण रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर और भर्ती निर्देशक भी रहे हैं, जो भर्ती से संबंधित है। वे अभी मार्गदर्शन, एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक हैं, जो कि करियर बिल्डिंग, सिक्योरिटी और फायर सेफ्टी आदि में कार्यरत है। कर्नल में युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ही प्रेरित करने, सलाह देने का एक जुनून है, जो युवाओं को आत्म खोज के मार्ग में पसंदीदा गंतव्य तक ले जाता है। इसी के साथ ही आज इस विषय में भी बहुत सी सलाहें, बहुत सी राय आपको इनसे मिलेगी, बहुत सी जानकारियां आपको इससे मिलेगी। यानी कि महज आधे घंटे के इस कार्यक्रम में आप जान पाएंगे वो तमाम बातें, वो तमाम सवाल जिनको आप गूगल पर सर्च करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च करते हैं, किताबों में ढूंढते हैं। उसका पूरा एक यूनिट के रूप में यहाँ पर आपको सीखने को, जानने को मिलेगा। तो चलिए इस पूरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज बात हो रही है टेक्निकल एंट्रीज को लेकर। सर, सबसे पहले इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल मैं लेना चाहूँगा। सबसे पहले दर्शकों को आप बताएं कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं में कितनी प्रकार की टेक्निकल ब्रांचें होती हैं, ये ब्रांचें कैसे काम करती हैं, और सबसे पहले अगर हम बात करें इसी टॉपिक से जुड़े हुए तो भारतीय सेना को भी रिलेवेंट करके आप इसका पूरे का जवाब दें। ये टेक्निकल जो एंट्रीज़ हैं, ये आर्मी में, आर्म फोर्सेस में रादर, तीनों सर्विसेज में उनके ऑपरेशनल और पीस टाइम रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए टेलर मेड की गई हैं। अभी लेते हैं हम आर्मी के बारे में। तो आर्मी में आर्म्स कहलाते हैं, कॉम्बैट आर्म्स। उसमें है कोर ऑफ इंजीनियर्स, जिनके अंदर काम होता है कॉम्बैट इंजीनियरिंग, MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, बॉर्डर रोड्स एंड मिलिट्री सर्वे। फिर आते हैं हम कॉम्बैट आर्म्स में कोर ऑफ सिग्नल्स, जिसका काम है आर्मी में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और नेटवर्क सेंट्रिक वर्क करना, वॉरफेयर रादर। और तीसरा है सर्विसेज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर, जिसको शॉर्ट में हम कहेंगे EME का काम है रिपेयर एंड रिकवरी, और ये आर्म फोर्सेस की बैकबोन है एक रिपेयर के बारे में। इसके अलावा कुछ जो टेक्निकल एंट्रीज़ के ऑफिसर्स हैं, वो दूसरे आर्म्स में भी जा सकते हैं या दूसरी सर्विसेज में भी भेजे जा सकते हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जी, तो शुरुआती जानकारी में आपने जाना कि थल सेना में किस प्रकार से इसमें एंट्रियाँ होती हैं। टेक्निकल एंट्री को लेकर हम बात कर रहे हैं। सर, अब हमारे जो युवा साथी हैं, जो दर्शक हैं, जो इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं हर सप्ताह, उन्हें आप बताएं कि भारतीय नौसेना के बारे में, उसमें कैसे टेक्निकल एंट्रियाँ होती हैं, उसके बारे में भी जानकारी दें। नौसेना में सबसे इम्पॉर्टेंट है इंजीनियरिंग ब्रांच, जिसको मैरीन इंजीनियर्स भी बोला जाता है। इनका काम है हाईटेक जो सिस्टम्स हैं उनको सर्विसेबल रखना। इसके बाद है नेवल कंस्ट्रक्टर्स, या उनको नेवल आर्किटेक्ट्स भी बोल सकते हैं। इनका काम है वॉरशिप्स, सबमरीन्स को डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, उनके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल करना और रिपेयर करना। थर्ड है इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इनका काम है कि जितना इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं उनको सर्विसेबल रखना। ये जो दोनों इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग ब्रांच है, ये जनरल सर्विस में भी हैं और सबमरीन कार्डर में भी होते हैं। और ऑफिसर्स, ये जो टेक्निकल नेवल ऑफिसर्स हैं, ये एविएशन और सबमरीन कार्डर के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। और इनके लिए अवसर ये भी मिलता है कि ये ऑफशोर जो बड़ी बड़ी
कंस्ट्रक्शन ब्रिजिंग, ये जो शिप की बनाने की आर्म्ड फोर्स नेवी की जो है प्रोडक्शन कंपनीज, उनके अंदर भी उनकी पोस्टिंग्स हो सकती हैं। तो बात हुई पहले थल सेना के बारे में, फिर बात हुई नौसेना के बारे में। सर, अब दर्शकों को ये भी बताएं कि भारतीय वायुसेना में किस प्रकार से टेक्निकल जो एंट्रियां हैं वो होती हैं, कैसे काम होता है वायुसेना में? भारतीय वायुसेना में ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच होता है। इनका काम है कि इंजीनियरिंग पूरे सिस्टम्स को हैंडल करना, वेपन सिस्टम्स को, और इंश्योर करना कि सब कुछ एयर वर्दी है। इसके लिए 2 सब ब्रांचेस होती हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जिसमें मैकेनिकल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से एयर वर्दीनेस इंश्योर करते हैं। तो चलिए अब अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर, आज हम बात करें टेक्निकल एंट्रियों के बारे में। दर्शकों को भी काफ़ी इंतज़ार था इसको लेकर, कमेंट्स भी काफ़ी आए थे कि टेक्निकल एंट्रियाँ कैसे होती हैं। तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं में टेक्निकल ब्रांच की आखिरकार आवश्यकता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या थी, ये भी आप बताएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, आर्म फोर्सेस में आम आदमी ये समझता है कि पैदल फौज, उसके माइंड में एकदम इन्फेंट्री आती है, जबकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर हाईली टेक्निकल इक्विपमेंट होते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड भी होते हैं, सोफिस्टिकेटेड इन्वेंट्रीज हैं। इनको इंजीनियरिंग सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, रिपेयर के लिए भी और मेंटेनेंस के लिए भी। दूसरा ये है कि आर्मी के अंदर जो सिविल इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है, रोड्स बनाने के लिए, ब्रिजिंग करने के लिए, हेलीपैड्स बनाने के लिए, एयर स्ट्रिप्स बनाने के लिए, वाटर रिसोर्सेज को डेवलप करने हैं, या माइंस को ले करना है, आपको ऑब्स्टिकल्स लड़ाई के मैदान में लेआउट करने हैं। इसलिए ये हमको इंजीनियरिंग टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए पूरा सपोर्ट जो है वो काम आता है और सेना में बेहद अहम भूमिका इनकी हो जाती है, चाहे वो युद्ध की बात हो या फिर अन्य स्थितियों की बात हो। अगले सवाल की ओर अब रुख करते हैं। स्थायी कमीशन अधिकारी बनने के लिए भारतीय सेना में कौन कौन सी टेक्निकल एंट्रियां होती हैं? सर, ये भी बताएं, बेसब्री से इंतजार है इस सवाल का जवाब सुनने के लिए दर्शकों को। इसमें अपन अभी आर्मी के लिए सबसे पहले तो एनडीए है जी, फिर है सीडीएस जी। सीडीएस में ओनली मेल, एनडीए के अंदर मेल और फीमेल, जैसे हम लोग पहले एपिसोड्स में डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड है 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम कहलाती है, टीएस इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसके अंदर मेल ही जाते हैं 16.5 से लेके 19.5 साल की उम्र तक के, और ये 10+2 पीसीएम होने चाहिए और 60% मार्क्स इनको मिले हों, और इन्होंने जी मेन फॉर बी और बी टेक इसको किया हो। तो ये हो गया थर्ड रास्ता जी। और फोर्थ रास्ता जो आर्मी में टेक्निकल एंट्री का है वो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है। ये आईएमए देहरादून में होता है, ये सिर्फ मेल के लिए होता है, और इसमें आपने या तो डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री की हो या फाइनल ईयर में हो। आपके इसमें परसेंटेज जो मार्क्स हैं वो शॉर्ट लिस्टिंग होती है मार्क्स के बेसिस के ऊपर, कौन सी स्ट्रीम वाइज, हर स्ट्रीम के लिए अलग कट ऑफ मार्क्स जाते हैं, और क्यूमुलेटिव मार्क्स देखे जाते हैं पूरे सेमेस्टर्स के जब आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है। ये पूरा क्राइटेरिया इसका रहता है। टेक्निकल एंट्री से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां हैं, वो लगातार सवालों में शामिल होती जाएंगी। आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार बनी रहिए। एक और सवाल इसमें शामिल करना चाहूँगा सर, हमारे जो भावी अभ्यर्थी हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि सेना में जा सकें, तो ऐसे में 10+2 टीईएस के बारे में उनको जानकारी दें, उन्हें बताएं इसके बारे में। जैसे अपन जिक्र कर रहे थे पिछले सवाल में कि ये जो अभ्यर्थी हैं उनको जी मेंस का जो बी या बी टेक के लिए है उसका आपको रिज़ल्ट लेके एसएसबी में जाना होता है, और मेरिट जो बनती है वो सिर्फ एसएसबी के मार्क्स के बेसिस के ऊपर बनती है। इसमें अभी 5 साल का ट्रेनिंग का प्रावधान है। पहली साल की जो ट्रेनिंग होती है वो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में 3 साल की प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग होती है जो कि की जाती है कैडेट ट्रेनिंग विंग्स। अब ये कैडेट ट्रेनिंग विंग्स कहाँ पर हैं? कैडेट ट्रेनिंग विंग्स हैं, एक तो माऊ के अंदर है, वहाँ पर जहाँ पर आर्मी मिलिट्री का टेक्निकल कॉलेज है कम्युनिकेशन का। उसके बाद में ये की जाती है पूना के अंदर जहाँ पर सीएमई मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग है।
और तीसरा की जाती है सिकंदराबाद में, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन MCEME जो कि आर्मी का मिलिट्री कॉलेज है, EME का जी। तो ये 3 साल की ट्रेनिंग उनकी डिफरेंट ब्रांचेस के हिसाब से की जाती है, और जो उसके बाद में उनको कमीशन दिया जाता है लेफ्टिनेंट रैंक के अंदर, परमानेंट कमीशन। और 5वें साल की जो उनकी ट्रेनिंग है वो वापस उन्हीं अपने जो कॉलेजेस में ये रहे हैं वहाँ पर 1 साल की और ट्रेनिंग की जाती है। पर मैं अब दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इसको अभी रिसेंट ऑर्डर्स में आया है कि इसको बदली किया जा रहा है, और ये 4 साल के अंदर बदली होगा, 1+3 ईयर्स के अंदर। तो अपन इंतज़ार करते हैं कि इसके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आने के ऊपर और जानकारी देंगे। यानी अभी बदलाव की संभावना है। 10+2 की बात हुई। सर, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एंट्री के लिए कोर इंजीनियरिंग स्ट्रीम में क्या है, ये भी आप बताएं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि कौन सा इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आर्मी के अंदर TGS में जा सकता हूँ, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के अंदर जी। इसमें बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है। पर मैं जो कोर इंजीनियरिंग के अपने हैं, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड मिसलेनियस। नौ इसमें इसके जो कई तरह की स्ट्रीम्स इनके अंडर आती हैं वो इंक्लूड होती हैं, और मिसलेनियस जो एंट्रीज़ हैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम की, उसमें महिलाओं को वैकेंसीज नहीं मिलती है क्योंकि वो लिमिटेड होती हैं और उनको परमानेंसी की ज़रूरत होती है। तो महिलाओं को इसमें एंट्री नहीं होती है, लेकिन बाकी जो सिर्फ मिसलेनियस स्ट्रीम के अंदर नहीं होती है। जी जी। एक और सवाल इससे कनेक्टेड है, मैं इसी में इसको शामिल करना चाहूँगा। IMA प्रशिक्षण और कमीशनिंग पर टेक्निकल ग्रेजुएट जेंटलमैन कैडेटों के लिए क्या अलग है? मुझे ये सवाल का जवाब देने में एक मेरे को अपना समय का याद आता है। जब हम IMA में थे तो एक टेक्निकल ग्रेजुएट आए और आते ही उन्होंने पूछा मेरा ऑफिस कहाँ है। तो इससे मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि एक सबसे बड़ा जो इसमें चेंज है दूसरे कैडेट से, जेंटलमैन कैडेट से, ये है कि ये जब जैसे ही IMA में पहुँचते हैं तो ये लेफ्टिनेंट होते हैं, इसीलिए उन्होंने ऑफिस पूछा कि मेरा ऑफिस कहाँ है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बाद में इनको शॉर्ट सर्विस, जो वो 1 साल IMA में रहते हैं उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन में लेफ्टिनेंट रहते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद उनको परमानेंट कमीशन मिलता है लेफ्टिनेंट रैंक के अंदर, और उनको एंटीडेट सीनियरिटी मिलती है 1 साल की, क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री पहले की होती है तो उनको एंटीडेट सीनियरिटी मिलती है। तो ये डिफरेंस है, उनको कहीं ना कहीं उसमें मिलता है दूसरे के कमीशन से। जी जी। इसके साथ ही एक और सर बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, शॉर्ट सर्विस कमीशन की हम बात करें तो ऐसे में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी बनने के लिए भारतीय सेना में कौन कौन सी टेक्निकल एंट्रियाँ हैं? भारतीय सेना आर्मी के अंदर सबसे पहले तो CDS है जी, शॉर्ट सर्विस के लिए, जो कि OTS या OTA चेन्नई में होती है जी। उसके बाद में है SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मैन जी, और शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल वुमेन। ये 2 कोर्सेज होते हैं। इसमें जो फौजियों की विडोज़ हैं डिफेंस पर्सनल की, उनको भी शामिल किया जाता है। इसमें TGS की तरह ही ये जो कोर्स मैं बता रहा हूँ टेक्निकल SSC टेक्निकल मैन और वुमन, इसमें TGS की तरह ही इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, फाइनल ईयर या फाइनल ईयर में होने चाहिए। जो स्ट्रीम्स है इंजीनियरिंग की वो सेम है, TGS की तरह है जी। और जैसे मैंने बताया कि मिसलेनियस में वुमेन अलाउ नहीं दिया जाता है, वो यहाँ लागू होता है। और शॉर्टलिस्टिंग है वो कट ऑफ मार्क्स से होती है। आखिरकार भारतीय सेना में कोर्स के लिए आयु सीमा और वैकेंसी कितनी होती है, ये भी आप दर्शकों को बताएं। तो अपन अभी बात कर रहे थे, एक तो TGC टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स IMA के लिए होता है, और दूसरा था SSC टेक्निकल मैन एंड वुमेन एट OTA चेन्नई। तो इन दोनों के लिए जो एज की लिमिट है वो 20 से 27 साल है जी। और वैकेंसी जो है TGC कोर्स के लिए जो है वो है 40। इसमें सिर्फ मेल ही जाते हैं। और उसके बाद जो SSC टेक मैन है OTA के अंदर, उसमें 175 वैकेंसी होती है मैन के लिए, और वुमेन के लिए होती है 14।
और इसी में सर अगर बात करें कि एसएससी टेक की, जैसा कि आपने कहा, तो ऐसे में जेंटलमैन्स के लिए और लेडी कैडेट जो हैं हमारे, उनके लिए क्या एंटी डेट सीनियोरिटी यहाँ पर मिलती है? क्या इसका कोई फैसिलिटी उनको मिल पाती है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि क्या टीजीसी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स आईएमए की तरह ही एसएससी टेक्निकल ओटीए चेन्नई के जो जेंटलमैन कैडेट या लेडी कैडेट होते हैं, क्या उनको भी सीनियरिटी एंटीडेट मिलती है? बिल्कुल मिलती है उनको, सेम टीजीसी की तरह ही। क्या बात है, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर तुरंत 1 सेकंड में मिल गई। आप लगातार बने रहिए, आपके जो तमाम सवाल आपके जहन में, उनका जवाब आपको मिलता रहेगा। एक और सवाल आप सभी के लिए मैं ले रहा हूँ। कर्नल साहब, टेक्निकल ब्रांचों में कितने सालों तक सेवा का मौका मिलता है? सर्विस कितने साल कर सकते हैं, ये भी आप बताएं। इंटरेस्टिंग बात है कि आर्म फोर्सेस में तीनों सर्विसेज में हैं। आप किस कोर में हैं, किस रेजिमेंट में हैं, कौन से शिप पे हैं, कौन से एयरक्राफ्ट में हैं, आपका सर्विस का जो लेंथ है वो कॉमन है। रैंक के हिसाब से जो लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ती है वो क्राइटेरिया सेम है, कॉमन टू ऑल ब्रांचेस ऑफ द आर्म फोर्सेस। और वहीं सर भारतीय नौसेना की अगर हम बात करें तो उसमें क्या परमानेंट कमीशन ऑफिसर बनने के लिए अभ्यर्थियों को कितने ऑप्शन मिलते हैं, कितनी चांसेस उनको मिलती है, ये भी आप बताएं। नौसेना के अंदर 2 मेथड है परमानेंट कमीशन के लिए। एक तो है 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम, जिसको कि नेवल एकेडमी के अंदर होती है, और इसका एग्जामिनेशन एनडीए के साथ ही होता है। जैसे आज की पत्रिका में एनडीए और नेवल एकेडमी की एंट्री के बारे में बहुत अच्छा आर्टिकल है, तो ये वो वाला कोर्स है। और दूसरा होता है 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम, ये भी नेवल एकेडमी में ही होता है। इसी में इसको भी शामिल किया जाता है। सो नेवल एकेडमी से जुड़ा एक और सवाल इसी में मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम की भी बात की जाए तो इसके बारे में, इसमें कैसे इसको शामिल किया जाता है, ये भी आप दर्शकों को बताएं। जो पहले का हम बात कर रहे थे एनडीए के एग्ज़ाम के साथ जो होता है 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम जी, ये रिटन एग्ज़ाम एनडीए के एग्ज़ाम के साथ होता है जी। इसमें 12th पास होने चाहिए पीसीएम के अंदर जी। और कैडेट्स को 4 साल की ट्रेनिंग के बाद 3 साल एनडीए में, 1 साल नेवल इंस्टीट्यूशंस में, फिर बीटेक की डिग्री मिलती है, और ये डिग्री जेएनयू दिल्ली की होती है। तो ऐसे में एकेडमी की अगर बात करें तो सर अकादमी में उन्हें इंजीनियरिंग की किन किन स्ट्रीम में प्रशिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षण उन्हें मिलता है? जो एनडीए से जा रहे हैं, एनडीए मतलब ये जो इस 10+2 एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम से जा रहे हैं, इनके लिए जो स्ट्रीम्स हैं वो अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक है, ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए होती है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए होती है, और जिसके अंदर की इंजीनियरिंग ब्रांच में जाते हैं और आर्किटेक्ट ब्रांच के अंदर जाते हैं। और थर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जाते हैं, वो इसमें शामिल की जाती है। कैडेट उस टाइम पे सेलेक्ट कर सकता है कि मुझे तीनों में से कौन सी स्ट्रीम लेनी है बिगिनिंग ऑफ द कोर्स के अंदर। चॉइस उनके पास होती है, वो अपने अकॉर्डिंग वो चॉइस उसे शामिल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सर भारतीय नौसेना के इस कोर्स के लिए आयु सीमा क्या है, क्राइटेरिया क्या रखा गया इसके लिए, और वैकेंसियाँ कितनी होती हैं, ये भी आप दर्शकों को बताएं। ये जो कोर्स है इसके लिए उम्र एनडीए की तरह 16.5 से लेके 19.5 साल, और जो वैकेंसीज हैं वो 25 वैकेंसीज होती हैं, उसमें से 7 वैकेंसीज लड़कियों के लिए होती हैं। और ऐसे में अगर बात करें 10+2 की ही, 10+2 बीटेक जो कैडेट होते हैं वो एंट्री स्कीम में कैसे शामिल हो सकते हैं, ये भी आप बताएं। ये जो दूसरा कोर्स है 10+2 बीटेक कोर्स कैडेट एंट्री स्कीम, इसमें भी 10+2 पास होना चाहिए, 70% मार्क्स पीसीएम में होने चाहिए, ये नोट करने वाली बात है, और 50% मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए, चाहे वो 10th में हो चाहे 12th में हो। और इसमें बोथ मेल और फीमेल, अभी तक इसमें अभी मेल ही जा रहे थे, अभी डायरेक्शंस आए हैं कि इसमें फीमेल्स भी जाएंगी, और इसके अंदर शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद में ऑल इंडिया जो कॉमन रैंक लिस्ट होती है जी मेन की, उसके बेस के ऊपर शॉर्ट लिस्टिंग होगा, और ये
कैंडिडेट को एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा और एसएसबी के बाद में मेडिकल के बाद में मेरिट और सिलेक्शन। उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। सर फीमेल्स का आपने जिक्र किया, तो क्या इसी साल से उनकी एंट्री मिल जाएंगी, उनको एडमिशन भर्तियों में उनको मौका मिलेगा? 24 जो नेक्स्ट ईयर से ये गर्ल्स के लिए भी इंक्लूड हो रहा है। जी, अगला सवाल इसमें शामिल करना चाहेंगे। 10+2 की बात हो रही थी। 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम के लिए आयु सीमा और वैकेंसी कितनी होती है सर, ये भी आप दर्शकों को बताएं। इसमें इतना ही फ़र्क है कि जो एज है वो 17 साल से है और 19.5 साल तक है, और वैकेंसीज इसमें 30 होती हैं, जिसमें से 30 वैकेंसीज में एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए है और टेक्निकल ब्रांच नेवी के उसके लिए है, और 5 होती है एजुकेशन ब्रांच के लिए। जी, और अकादमी में 10+2 की ही हम बात करें, बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम की ही, तो ऐसे में कैडेटों को इंजीनियरिंग की किन स्ट्रीम में प्रशिक्षित किया जा सकता है, उन्हें कहाँ मौका मिल सकता है? इनकी जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हैं जी, जैसे अपन ने पहले जिक्र किया जी, 10+2 जो कैडेट एंट्री है नेवल एकेडमी की, जो एनडीए एग्ज़ाम के साथ होती है, उनकी और इनकी ये कोर्स जो बीटेक वाला 10+2 बीटेक वाला कोर्स है, इनके लिए जो स्ट्रीम्स हैं वो कॉमन है, दोनों में कॉमन रखी गई है। और सर नौसेना की बात की जाए, भारतीय नौसेना की दोनों एंट्रियों की अगर हम बात करते हैं, तो सर उनमें एंट्री में अंतर क्या है, इन दोनों एंट्रियों में डिफरेंस क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बिकॉज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तब तो सुनने वाला भी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि दोनों ही 10+2 है, एंट्रीज हैं, सेम कैडेट सिमिलर तरह कैडेट एंट्री कहलाती हैं, ओनली डिफरेंस है एक में बीटेक लगा हुआ है। तो जो मेजर डिफरेंस है कि जो 10+2 कैडेट एंट्री नेवल एकेडमी की जिसका एग्ज़ाम एनडीए के साथ होता है, उसमें ये यूपीएससी के थ्रू है, सबसे पहला डिफरेंस ये है जी। और रिटन एग्ज़ाम होता है। बिल्कुल। और दूसरा जो बीटेक 10+2 एंट्री है, इसमें शॉर्टलिस्टिंग होती है जैसे हमने समझाया पहले, और डायरेक्ट एसएसबी में जाते हैं, एंड आप जो ऑप्शन है कि कौन सी स्ट्रीम में जाना है वो आप उसी टाइम पे जब आप अप्लाई करते हैं तब आप वो अपना ऑप्शन दे सकते हैं कि मुझे कौन सी स्ट्रीम में जाना है। तो ये मेजर डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन रख दिए जाते हैं और चॉइस आपको करनी होती है, लेकिन पैटर्न जो है वो अलग अलग हैं। कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं रखना है, आगे आपको निरंतर आगे बढ़ना है, तैयारी आप करते रहें, और कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई जानकारी मिस हो रही है तो कार्यक्रम को आप दोबारा देख लें। सोशल मीडिया पर लगातार कार्यक्रम जो है वो आपको मिलेगा, यहाँ इसका प्रसारण होता है लाइव, और उसके साथ ही आपको तमाम जानकारियाँ भी यहाँ पे मिल पाती हैं। हम बात कर रहे हैं टेक्निकल एंट्रीज़ को लेकर। आज बेहद महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस पूरे कार्यक्रम में हमने शामिल की हैं। टेक्निकल एंट्रीज़ का जो पूरा करिकुलम की हम बात करें, टेक्निकल एंट्रियों की ओवरऑल हम बात करें तो बहुत बड़ा एक पैटर्न हो जाता है, बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हो जाते हैं। इसी कारण से हमने इस पूरे कार्यक्रम को 2 भागों में बांट दिया है। एक और एपिसोड इसी से जुड़ा हुआ आप देख पाएंगे अगली बार, अगली कड़ी में, और बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां आपको उस एपिसोड में हम दिखाएंगे। टेक्निकल एंट्रीज को लेकर किस प्रकार से तीनों सेनाओं में एंट्रियां होती हैं, कमीशन अधिकारी के लिए क्या कुछ आगे लेवल रहते हैं, उन्हें कैसे एंट्री मिलती है, कैसे आप कमीशन अधिकारी बन सकते हैं, और इसके साथ ही एक कमीशन अधिकारी में क्या खूबियाँ होती हैं, कैसे वो अपने आप को तैयार करें, और साथ ही आपके भविष्य को लेकर क्या संभावना है। बहुत सारे सवाल उस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। आज की इस चर्चा में फिलहाल हम विराम देना चाहेंगे। मैं कर्नल साहब से इजाज़त चाहूँगा। साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरी चर्चा में आप शामिल हुए। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, पत्रिका टीवी आपको मौका दे रहा है कर्नल RS भंडारी से सवाल पूछने का। यदि आप सेना भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करिए मेल आईडी पर, जो कि पत्रिका की ऑफिशियल मेल आईडी है, उस पर आप ईमेल करें और अगले सप्ताह यूथ एंड सोल्जर में आपको उन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। आज भी बहुत सारे सवाल थे जो हमने शामिल किए हैं। लगातार आपकी पसंद के इस कार्यक्रम में हम लगातार उन सवालों को भी शामिल करते रहे हैं और आगे भी निरंतर इसी प्रयास में रहेंगे कि आपको आपकी मंजिल मिले, आसानी से मिले, और आप किसी गलत दिशा में ना जाएं, सही दिशा में मेहनत करें ताकि आप जल्द से जल्द अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकें। भारतीय सेना में आपको कहीं भी आपको जब मौका मिलता है तो आप सीधे सीधे देश सेवा में अपना उस जज्बा दिखाने का आपको मौका मिल पाता है, आप कोशिश कर पाते हैं, और ये बहुत गर्व की बात है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।